हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज की क्लास हमने थोड़ी स्पेशल रखी है। हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 जो कि सीबीएसई ने इशू किया है उसके बारे में, राइट। टर्म 1 के जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है अकाउंटेंसी का, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। और इसमें जैसा कि मैंने पहले इसका डिटेल्ड एनालिसिस डाला था चैप्टर वाइज भी, और टोटल मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से लिया गया है। एक एनालिसिस हमने इसका जो है ना रिकॉर्ड करके डाला था और उस पर मुझे बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला। उसी को कंटिन्यू करते एक बच्चे की जो है क्यूरी आई, सर आप सैम्पल पेपर जो है अकाउंटेंसी का डिस्कस कर दीजिए, कैसे सोल्व करेंगे। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। अगेन थोड़ा सा मैं आउटव्यू देते हुए कि पेपर हमारा 90 मार्क्स का आएगा और 90 मिनट्स का मैक्सिमम हमें इसमें मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 40 आएंगे। और जिस पेपर में हमारे पास 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, 2, 3। पार्ट 1 हमारे सब के लिए कंपलसरी होता है, पार्ट 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पार्ट 3 उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को ऑप्ट करते हैं, राइट। तो पार्ट 1 में टोटल हमारे पास 3 सेक्शन है ए बी सी, जिनमें सेक्शन ए में हमारे पास टोटल मिलाकर 1 to 18 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में भी हमारे पास 19 to 36 टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। और हर एक सेक्शन में से हमें 15 क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 का जो सेक्शन सी है उसमें 37 से 41 तक सीरियल नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमें कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 जो है वो स्पेसिफिकली 2 सेक्शंस कंटेन करेगा, ए एंड बी। सेक्शन ए में कुल मिलाकर 42 से 48 तक सीरियल नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमें कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन बी में 49 to 55 सीरियल नंबर क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमें कुल 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, राइट। तो इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो हमें कुल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 15 + 15 15 इन दोनों सेक्शंस में से। पार्ट ए के सेक्शन ए और सेक्शन बी 15 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन तो यहाँ अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद पार्ट ए का जो सेक्शन सी है 4 क्वेश्चन इसमें आपको अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 के जो 2 सेक्शन हैं उनमें 5 और 6 11 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, राइट। 45 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करने वाले हैं आउट ऑफ 55 क्वेश्चन, क्योंकि तीनों सेक्शंस में पार्ट 1 पार्ट 2 जो है हमारे पास उनके पार्ट 1 के 3 सेक्शन और पार्ट 2 के 2 सेक्शन में कुल मिलाकर 55 क्वेश्चन आएंगे। 55 में से आपको अटैम्प्ट करने कितने, 45 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन का जो है वो इक्वल मार्क रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि जब आप बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करें तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेन एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय। अगर रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट और लॉस होता है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो है टॉपिक है, उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर में वो किस रेशो में बांटा जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज शेयर्ड बाय एंड वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इट इज़ शेयर्ड बाय। और एडमिशन के केस में वो किस में बांटा जाता है। देखिए, तो अगर हम बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में, तो उसमें तो पार्टनर चेंज होते नहीं है, तो सारे के सारे पार्टनर क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एडमिशन के केस में क्योंकि एक नया पार्टनर आता है तो उसमें हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रिवोल्यूशन के प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड। क्या करना है आपको, सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कैलकुलेट करना है जब अभिजीत लिमिटेड इशूज इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, यानी कि टोटल 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये प्रीमियम है, 14 रुपये में इशू कर रहा है। पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5 फर्स्ट कॉल 2। और पेमेंट कैसे है, एप्लीकेशन पर 3 अलॉटमेंट पर 5, 5 और 3 8, फर्स्ट कॉल पर 2 और टोटल फाइनल कॉल तक हमसे इसने जो है पूछी है। तो शेयर तो है 14 रुपये का, 5 और 3 8 और 2 10 मांगे जा चुके हैं, तो बच्चे कितने, 4 रुपये। तो 4 रुपये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4 रुपये। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अनीस लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशंस वर
रिसीव्ड 3000 शेयर्स, 2000 के लिए शेयर इशू किए, 3000 एप्लीकेशन आई एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर, यानी कि 3000 में से 2400 शेयर को हमने क्या कर दिया, 2000 शेयर दे दिए। 2400 शेयर होल्डर को कितने शेयर दे दिए, 2000 शेयर दे दिए। कंडीशन ये है। एंड इफ़ ध्रुव हैज़ बीन अलॉटेड, ध्रुव को 40 शेयर अलॉट किए गए, तो बताइए कि उसने कितने शेयर अप्लाइड किए थे। तो देखिए मैंने बड़ा सिंपल तरीके से इसकी जो है ना क्लासेस रिकॉर्ड की हुई हैं, आप वो क्लासेस भी वहाँ से देख सकते हैं। उनके लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उस लिंक को देख सकते हैं आप लोग, इन क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो है आपके पास अप्लाइड और ये है आपके पास अलॉटेड। टोटल अप्लाइड कितने थे, 3000, तो इसका मतलब 600 को आपने क्या कर दिया है, नील। तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब अलॉटेड है इसमें से और अप्लाइड है ये, तो इनमें 40 शेयर यदि अलॉटेड हैं तो इनका रेशो क्या बनेगा वो निकाल लीजिए। ये लीजिए 2 0 से 2 0 काट देता हूँ, तो 24 जिसने शेयर मांगे उसको मैंने कितने शेयर दिए हैं, 20। और यहाँ 40 हैं तो 40 को 20 अलॉटेड से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। टोटल इसका मतलब है 48 शेयर जिसने मांगे उसको हमने कितने शेयर दिए हैं, 40 शेयर दिए हैं, राइट। जिसने 48 शेयर मांगे उसको 40 शेयर दिए। तो अलॉटेड शेयर निकालने थे, अलॉटेड दिए हुए थे, सॉरी अप्लाइड शेयर निकालने थे, तो 48 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, अम्बरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब। इशूड 2 लाख हैं लेकिन सब्सक्राइब 1,98,000 शेयर्स हैं। द अमाउंट वाज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो पैसा कैसे दिया गया है, 3 एप्लीकेशन पर 4 अलॉटमेंट बैलेंस, 10 का शेयर है तो 4 और 3 7 और 3 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल पर हो जाएंगे। इफ़ ए शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। आपको बताना फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिला। तो फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपये की है, ठीक है। इस पर हमें मिलने वाले थे कितने रुपये, 3 0 3 0 3 0 3 8 24, असील लगी 2 और 9 3 27 27 और 2 29, असील 2 3 एकम 3 और 2 5। ये हमें मिलने वाला था पैसा 5,94,000, लेकिन 3000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से हमें कितने नहीं मिले, 9000 नहीं मिले। तो 9000 आप इसमें से कर दीजिए लेस, कितने बच गए, 0 0 0, 14 में से 9 गए, 5 8 5, 5,85,000 रुपये। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स। करेक्ट सीक्वेंस निकालनी है। अब देखिए करेक्ट सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहला क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, फिर क्या है डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, फिर है रीइश्यू ऑफ शेयर, फिर है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले तो क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट होता है शेयर्स का, फिर उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, फॉरफिट करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, रीइश्यू करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। तो देख लीजिए कहाँ पर लाई करता है, इस सेकंड ऑप्शन बी और सी में है, उसके बाद फर्स्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, अरुण एंड विजय आर पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, लाभ हानि अनुपात बांटते हुए 5:1 में। मशीनरी है उनकी 40,000 रुपये। इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 33 सही 1/3%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। आपको बतानी है कि नई बैलेंस शीट में ये मशीनरी कितनी जाएगी। तो सीधी सी बात है कि ये जो है 33 सही 1/3, यानी 1/3 हमने क्या दिखा रखी है, एक्स्ट्रा दिखा रखी है ऑफ द कॉस्ट, यानी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी उस पर 1/3 ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब कॉस्ट के अंदर 1/3 जोड़ने के बाद ये क्या आ गया, इसकी बुक वैल्यू आ गई जो कि 40,000 रुपये। तो यानी कि यदि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट जो है परसेंटेज वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये 1/4 इंक्रीज है। 1/4 का मतलब कितना है, 40,000 का 1/4 यानी कि 10,000 से ये हमने ज़्यादा दिखा रखी है, 10,000 से ज़्यादा दिखा रखी है। तो नई बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी जानी चाहिए, 10,000 से हम कम कर देंगे, ओवर वैल्यू से कम कर देंगे तो यहाँ जानी चाहिए 30,000। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 30,000 रुपये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। सर ये समझ में नहीं आया, कैसे किया आपने, कोई और तरीका हो तो बताइए। चलिए देखिए, ये आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे भला, अगर आपके पास वैल्यू जो है क्या है, ओवर वैल्यूड है,
कैसी है, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड अगर वैल्यू है तो उस केस में आप लोगों को यदि जो है ना उसकी ओवर वैल्यूड देखनी है, कितने रुपए से वो ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, जो भी आपको मशीनरी की वैल्यू दी गई है, राइट, बुक वैल्यू जो दी गई है, बुक वैल्यू मशीन बैलेंस शीट के अंदर इनटू जितने से वो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड कितने से है 33, सही 1/3% यानी 33 या 99 100/3% से, राइट, और डिवाइडिंग बाय हो जाएगा 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट का मतलब है 100/3%। इससे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगी, चलो देख लेते हैं। बुक वैल्यू तो हमारे पास दी गई है कितनी, 40,000 इंटू ये कितना है 100/3, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 100 या 300, 400/3, 400/3। इसको सोल्व कर लीजिए कितना आएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 40,000 गुना 100/3 और इधर से हो जाएगा 3/100। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये हो गया सॉरी 300/3/400, तो 4 से ये कट जाएगा 10,000, तो वैल्यू आ गई 10,000 एक्स्ट्रा। अब 10,000 एक्स्ट्रा है तो 40,000 में से 10,000 आप माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 30,000, जो कि हमें नई बैलेंस शीट में शो करनी है। और डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे, यदि यहाँ 100/3 की बजाय हम डायरेक्टली 100% वैल्यू देख लेते कि भाई 100% वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इसमें 33 से 1/3% ज़्यादा था ना, तो उससे मल्टीप्लाई करा दो तो 100% डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती 30,000। तो हम वही आंसर पे क्या कर देते, टिक कर देते। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सैलरी टू ए पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आपको ये बताना है कि जब पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैसा अकाउंट मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो सैलरी ऑफ ए पार्टनर को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उससे रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दी गई है, आगे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ट्रू ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट टू क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस। अब लोन की तो कहीं बात ही नहीं हुई ना, तो लोन को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि सैलरी के बारे में बात हो रही है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल अकाउंट के ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आने चाहिए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी नहीं जाती, किस में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो भी डेबिट साइड में। तो ऑप्शन ना ए है ना बी है, सी में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, हाँ जी डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट क्या होगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ना इजी पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। तो ऑप्शन डी क्या बचा, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू पार्टनर्स जो है सैलरी, वो करेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। सर ये कैसे हुआ, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो हम क्या एंट्री करके चलते हैं, जरा बता दीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट, कोई खर्चा होता है फर्म के लिए, और किसको देते हैं वो, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट को यदि हम मैच कर लें, दोनों स्टेटमेंट को हम मिला लें, तो हमारा क्या आंसर बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैलरी से सैलरी कट जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू। अब आपको पता है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है इस तरीके से, जहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो जाएँ, लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएँ, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा इंक्रीज को शो करते हैं, यानी ये सब प्रॉफिट को शो करते हैं। और ऐसे ही एसेट्स यदि घट जाएँ, लायबिलिटीज यदि बढ़ जाएँ, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी हमारी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं लॉस को, तो ये लॉस को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पूछा क्या गया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो क्या करेगा, वो लॉस को बढ़ाएगा। लॉस को बढ़ाएगा तो क्या होगा हमारा आंसर, गेन तो हो ही नहीं सकता, ये इस पर क्रॉस कर देंगे हम लोग। लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, डेफिनेटली लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नॉर लॉस, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नन ऑफ द अबव है नहीं। तो ऑप्शन बी विल बी द क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी पर हम इसका क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, EFG कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं।
ई एफ जी, 3 पार्टनर है, 3 2 में लाभानी बांटते हुए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000, उसको कम से कम 80,000 मिलेंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी ऑन द अकाउंट टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई, यानी ई ने जी को गारंटी दी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 amounted to ₹3,12,000. Calculate the amount of deficiency to be borne by E. E ने कितनी डेफिशिएंसी बोन की उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए बड़ा सीधा सा काम है, जो प्रॉफिट है 3,12,000, अब उसमें से कुछ देने का तो है नहीं हमारे पास, सीधा सीधा इस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, बांट लेंगे। तो उसमें सीधा देख लीजिए कि भाई कितना हिस्सा जी का बनता है। तो जी का हिस्सा बनता है 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 7 28 और ये बच गए हमारे पास 3 2 4 8 32, 78,000। जबकि इसको गारंटी कितने की मिली है, 80,000 की। गारंटी कितने की मिली है, 80,000 की। तो कितने का डिफरेंस है, 2,000 रुपये का डिफरेंस है। तो दैट विल बी द आंसर। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा 2,000 रुपये, जिसके लिए ई क्या होगा, जिम्मेदार होगा, क्योंकि इन्हें पर्सनली गारंटी दी थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ध्यान रखिएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में बात हो रही है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, क्लेम है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन 45,000। अब आपको पता है यदि क्लेम ज़्यादा हो जाए किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो किससे चार्ज करते हैं, उसको रिवैल्यूएशन से चार्ज करते हैं। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 5,000 का डिफरेंस है, 5,000 से ज़्यादा तो ऑप्शन ए हमारा कट जाएगा, ऑप्शन बी हमारा कट जाएगा। 5,000 सी और डी में है, 5,000 डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, डेफिनेटली क्रेडिट तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर अब कंपनसेशन हमें ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है, तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा कितने रुपए से, 5,000 से डेबिट के अंदर। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, अब्सेंट है। पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट ए रेट ऑफ। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कुछ प्रोविजंस की। याद होगा आप लोगों को, जब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, साइलेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड नहीं किया जाता, इट मीन्स नॉट प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट प्रोवाइडेड। अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन द एडिशनल कैपिटल्स। कोई एडिशनल कैपिटल पर हम क्या नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ना 6% की बात आएगी, ना 10 की आएगी, ना 12 की आएगी। क्लियर। अब 6% तो हम प्रणाम किस पर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। और 10% 12% तो कोई है ही नहीं रेशियो हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स at the time of reconstitution is necessary because their present value may be different from their share। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सर्कल लगा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन पे सर्कल क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो क्या है कि ये प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर। अगर बात करें रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस इज नेसेसरी, जरूरी है, बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू। अब इस प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास दो मतलब हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात की गई हो दैट इज योर मार्केट वैल्यू, या प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात की गई है शोन इन द बैलेंस शीट। अब यहाँ पर क्योंकि क्लियर कट पता नहीं है तो आप इसको मार्केट वैल्यू से जो है ना, सॉरी, शोन इन द बैलेंस शीट वैल्यू से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। शोन इन बैलेंस शीट वैल्यू से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो इट विल बी डिफर फ्रॉम देयर मार्केट वैल्यू। ये किससे डिफरेंस होगी, मार्केट वैल्यू से डिफरेंस होगी। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इवन दो मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि सीबीएसई ने थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती की कर दी। यहाँ पर गलती क्या कर दी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके साथ बताना चाहिए था शोन इन द बैलेंस शीट, ताकि हम उसका अप्रोप्रिएटली आंसर दे सकें। हो सकता है कोई बच्चा इसका बुक वैल्यू भी आंसर दे दे, इज इट, कि भाई बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू समझ ले एंड मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू, इसलिए हमें रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स की जरूरत होती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सीबीएसई ने इसका आंसर ए दिया है, तो थोड़ा सा सीबीएसई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर क्या दे दे, साथ में शोन इन बैलेंस शीट दे दे, या
बिकॉज देयर रिकॉर्डेड वैल्यू दे दे मे बी डिफर फ्रॉम देयर मार्केट वैल्यू, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरनेस में आ जाएगा। अदरवाइज आप अगर इस तरीके से मिल जाए तो प्रेजेंट वैल्यू को बैलेंस शीट में शोन की गई वैल्यू माने और उसका कंपैरिजन मार्केट वैल्यू से हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एवरेज कैपिटल इन ए फर्म इज रुपीज 8 लाख, कितनी है एवरेज कैपिटल, कितनी है फर्म की 8 लाख रुपए। एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, देन वैल्यू ऑफ गुडविल बतानी है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा आपको, कैप माइनस में एस। क्या होता है सर ये, कैप का मतलब है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,80,000, इसको कैपिटलाइज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कराइए, माइनस में कर दीजिए जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हो जाएगी। करिए कैलकुलेट, 0 से 0 कट गया, 180 गुना 10 18 लाख माइनस 8 10 लाख, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 लाख रुपए की हमारी गुडविल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज फॉर इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आपको याद होगा कि सेक्शन 53 क्या करता है, सेक्शन 53 ये बिल्कुल स्पष्ट मना करता है कि कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, लेकिन एक स्पेशल केस है शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने का, दैट इज अंडर सेक्शन 54। वो किस सेक्शन में है, सेक्शन 54 में, और उसमें हम स्वैट इक्विटी शेयर्स को केवल, स्वैट इक्विटी शेयर्स को केवल क्या कर सकते हैं डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो इशू ऑफ स्वैट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड मैंने सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी हैं, उनको आप अच्छे से देखें समझें और उसके बाद इस पेपर में देखें कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ क्या मैंने वहाँ डिस्कस की है या नहीं की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ये देखते हैं। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किससे रिलेट करता है ये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेट करता है। कैन नॉट यूटिलाइज फॉर, यूज नहीं किया जा सकता। तो आपको यहाँ पर सेक्शन 52 के बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, उन प्रोविजंस में से आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज। देखिए कैपिटल लॉस की पूर्ति हम क्या करते हैं कैपिटल प्रॉफिट में से करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स में से करते हैं। ठीक है, और इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसका यूटिलाइजेशन हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए भी करते हैं, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए करते हैं। किसके लिए नहीं करते, कैपिटल लॉस की पूर्ति के लिए नहीं करते। इसका लॉस किस में से कंपनसेट किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट में से कंपनसेट किया जाता है, इसके लिए कैपिटल रिजर्व्स क्रिएट करके चलते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। अब नेट एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, परचेज कंसिडरेशन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको याद होगा मैंने इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन, कौन से टॉपिक में, अदर देन कैश कंसिडरेशन वाले टॉपिक में आपको जो है ना टॉपिक समझाया था ये, तो उस वक्त मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, केस 1, केस 2, केस 3, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज़ अगर ग्रेटर देन हो परचेज कंसिडरेशन से तो आपके पास क्या निकल कर आता है कैपिटल रिजर्व, और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यदि लेस देन हो परचेज कंसिडरेशन से तो आपके पास क्या निकल कर आती है गुडविल। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यदि इक्वल टू हो परचेज कंसिडरेशन के तो ना तो गुडविल होती और ना ही कैपिटल रिजर्व होता। अब यहाँ पूछा क्या गया है, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड योर नेट एसेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स बोलते हैं। तो नेट एसेट्स यदि परचेज कंसिडरेशन से बड़ा है तो क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पूछा क्या है, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। अब नेट एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, परचेज कंसिडरेशन, दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, काल्की एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड कौस्तुभ नाम पढ़ लीजिएगा एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो वाज डिसाइडेड 3:2:1। तो ये पहले रेशियो था इनका 5:3, अब है 3:2:1। गुडविल दिखा रखी है 3,60,000 रुपये की। कौस्तुभ कुड नोट
ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, नगद नहीं लाई कोई भी गुडविल की अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिटेड टू काल्की एंड कुमुद अकाउंट विल बी, तो इनके अकाउंट में कितना अमाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना होता है, राइट। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो यहाँ पर काल्की का और कुमुद का सैक्रिफाइस रेशो देख लीजिए कितना बनता है, काल्की और कुमुद का। काल्की का ओल्ड रेशो है 5/8 माइनस में न्यू रेशो है 3/6, तो 6×5 30 माइनस में 8×3 24 अपॉन 8×6 48, तो कितना बना है हमारे पास ये 6/48। और यहाँ पर देख लेते हैं कितना बनता है 3/8 माइनस में 2/6, 6×3 18 माइनस में 16/48, दैट इज़ 2/48। ठीक है, ये हमारे पास रेशो आ गया, जिसका मतलब है 6:2 3:1, 3:1 इनका क्या है, सैक्रिफाइस रेशो बनता है। अब इसमें देख लीजिए जो कौस्तुभ है वो 1/6 हिस्से के लिए कितनी गुडविल आई होगी, 1/6 हिस्से के लिए 60,000 रुपये लाए होंगे। अब 60,000 को हमने क्या कर देना, डिवाइड कर देना किस रेशो में, 3:1 में। तो 3/4, 60,000 में 3/4 और 1/4 देख लीजिए कितना बनता है, तो ये हो गया 45,000, 15 पे कट गया ना, 15 3 45 और 15, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वेश एंड श्री निकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन रेशो 5:3:2। Sriniketan share of profit at the end of year amounted to rupees 1,50,000. What will be the Sarvesh share of profit? अब यहाँ पर जो है ना सबसे बढ़िया बात क्या दी गई है, कि क्वेश्चन में हमें किसका हिस्सा दिया गया है, श्रीनिकेतन का। श्रीनिकेतन कितने हिस्से के लिए काम करता है, 3/10 हिस्से के लिए, तो 3/10 हिस्सा कितना है उसका, 1,50,000, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली पूरी फर्म का जो हिस्सा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 1,50,000 इंटू 10/3, ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने, इससे पूरी फर्म का प्रॉफिट आ जाता है। फर्म का प्रॉफिट कैसे निकलता है, फर्म्स डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, इससे हमारा जो हिस्सा दिया हुआ है श्रीनिकेतन्स प्रॉफिट डिवाइडिंग बाय हिज प्रॉफिट शेयर, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख बटे 3/10, तो रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना। और इसमें हमें किसका हिस्सा निकालना है, सर्वेश का। सर्वेश कौन है, 5/10 हिस्से के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 5/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 3×5 15, 50,000, 50 × 5 2.5 लाख रुपए, कितना आ जाएगा 2,50,000। तो 2,50,000 में हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है इसके लिए, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एंगल एंड सर्कल पार्टनर है, लो जी। बैलेंस शीट शोड फर्नीचर रुपीज़ 2 लाख, स्टॉक 140, डेटर्स एट 162, क्रेडिटर्स 60,000, स्क्वेयर वाज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गया 2:3:5। स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट रुपीज़ 1 लाख, स्टॉक 1 लाख से रिवैल्यूड हुआ, क्रेडिटर 15,000 से आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी 15,000 अब हमें नहीं देने हैं। डेटर्स 2,000 रुपये का क्या हो गया, इरिकवरेबल यानी बैड डेट्स हो गए। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनता है, 10%। तो आपको बताना क्या है, एंजल शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 30,000, एंजल का लॉस में शेयर भी दिया गया 30,000। तो रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर बतानी है, तो रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या होगी, अगर रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो बुक वैल्यू गिवन है उसमें प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि अगर फर्नीचर की वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो जोड़कर दिखाएंगे बुक वैल्यू में, डिक्रीज हुआ तो माइनस करके दिखाएंगे, तो वो क्या आ जाएगी, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ मेंटेन कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास आता है यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ इंक्रीज डिक्रीज हुई। स्केयर का एडमिशन हुआ है, यहाँ पर स्टॉक रिवैल्यूड हुआ 1 लाख का, पहले कितने का था 1,40,000 का, तो 40,000 से हो गया ये डिक्रीज, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट होते हैं, लॉस होता है हमारे लिए। क्रेडिटर हो गए 15,000 के जो कि पेड नहीं करने, तो ये हो गया हमें प्रॉफिट, तो इसको दिखा देंगे इस साइड, क्योंकि क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए हैं।
और साथ ही साथ डेटर 2000 से हो गए बैड डेट्स, तो 2000 से डेटर्स बैड डेट्स हो गए तो इसको यहाँ दिखा देंगे, डेटर डूब गए हैं। और साथ ही साथ इरिकवरेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनता है 10%। तो डेटर थे कितने के मेरे पास, डेटर थे मेरे पास यहाँ पर 1,62,000 के, 2000 डूब चुके हैं, बचे 16,000, 1,60,000। 1,60,000 का 10% होता है 16,000। लीजिए 16,000 से हम इसको यहाँ दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि 30,000 रुपये का एंजल का प्रॉफिट शेयर है। अब एंजल और सर्कल पहले दो पार्टनर थे जिनका लाभ हानि अनुपात गिवन नहीं था। इसका मतलब है 30,000 रुपये दी एंजल का शेयर है तो 30,000 रुपये ही किसका लॉस होना चाहिए, सर्कल का भी, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका क्या होगा, इक्वल होगा जब गिवन ना हो। तो टोटल हमारे पास इधर बनता है 75,000 और इधर बनता है 16 और 2 18 और 40 से 58,000 रुपये। तो ये 58,000 बनते हैं, ये 75,000 बनते हैं, तो डिफरेंस आ गया 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 5 गया 1, 17,000 रुपये। तो इसका मतलब इधर 17,000 और आने चाहिए डेबिट साइड में, तो 17,000 यदि और आएंगे तो इसका मतलब फर्नीचर 17,000 से क्या हुआ है, डिक्रीज। बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की हमारे पास, बुक वैल्यू है हमारे पास फर्नीचर की 2 लाख रुपये। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपये, डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे 17,000 रुपये के साथ, तो कितनी वैल्यू बच जाएगी 1,83,000। तो 1,83,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। आशा एंड निशा पार्टनर हैं, लाभ हानि को 2-1 में बांटते हुए हैं। कशिश 1/4 हिस्से के लिए एडमिट किया जिसका 1/8 वॉज गिफ्टेड बाय आशा, यानी कि 1/4 हिस्से ऑफ विच 1/8 वॉज गिफ्टेड बाय आशा, जिसका 1/8 किसने दे दिया, आशा ने दे दिया। तो 1/8 यदि आशा ने दे दिया तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1/4। यदि 1/8 दे दिया आशा ने तो बाकी कितना बचा, दैट इज 8 एलसीएम 2 - 1 1/8 बचा। अगर 1/8 बचा तो वो कौन दे रही है, निशा दे रही है। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड हुई है 40,000। हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशाज कैपिटल अकाउंट, तो निशा के कैपिटल अकाउंट में कितना हिस्सा क्रेडिट होगा। तो देखिए ये 40,000 का टोटल गुडविल का हिस्सा है और उसको 1/4 हिस्से के लिए शामिल किया तो 10,000 तो हिस्सा बनता है क्या उसकी गुडविल का, जिसको कि 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1/2 निशा के अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज ₹5,000। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभाव had debtors of ₹6,20,000. A provision for doubtful debts was 20,000 in their book values. 20,000 का प्रोविजन भी दिखा रखा था। At the terms of admission, assets were revalued. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। It was found that debtors worth 15,000 had been turned into bad and hence should be written off. 15,000 के डेटर्स क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। व्हाट जर्नल एंट्री रिफ्लेक्ट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन। यदि इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारे बैड डेट्स डूब गए हैं 2 डेटर्स, ठीक है 15,000 रुपये के साथ, ये हमारी एक एंट्री होनी चाहिए थी। दूसरी एंट्री क्योंकि उसके लिए प्रोविजन हमने बना रखा था तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स से हम उसको राइट ऑफ कर देंगे 15,000। क्लियर है। अभी भी 5,000 का प्रोविजन हमारे पास बचा हुआ है, तो ये 2 एंट्री हमारे पास हो जाएंगी। आइए चेक करते हैं जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं क्या उनमें 2 एंट्री है। जिनमें भी 2 एंट्री होंगी वो हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए पहली एंट्री क्या है देखिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, हाँ जी होनी चाहिए 15,000 से बिल्कुल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स ये भी होनी चाहिए 15,000। अब इनके अलावा और देख लीजिए बैड डेट्स टू डेटर 15, ठीक है, लेकिन रिवोल्यूशन टू प्रोविजन नहीं होगा, रिवोल्यूशन टू ये भी नहीं होगा खाली, और बैड डेट्स टू रिवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है रीजनिंग और असर्शन का। असर्शन रीजन क्वेश्चन में होता क्या है कि 2 स्टेटमेंट गिवन होती है, एक असर्शन आपको एक फैक्ट दिया होता है, दूसरा रीजन उसके रिगार्डिंग दिया होता है उसको जस्टिफाई करते हुए, और आपको इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर ढूंढना होता है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं असर्शंस क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं 2 रिजर्व्स, और रीजन क्या दिया है, रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नो ये चार्ज नहीं होते, ये क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन होते हैं। क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन। इट इज़ जस्ट लाइक एक जेब से पैसा निकाल कर दूसरी जेब में पैसा रखना। अगर एक जेब से पैसा निकाल कर दूसरी जेब में रखेंगे तो पैसा प्रॉफिट कम थोड़ी ना होगा उससे, सिर्फ हमने उसको
अलग से रख लिया है, तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, यानी असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन ए में क्या है, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए सर कैसे सोल्व, देखिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी टेक्निक आनी है। देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है पहले तो, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इसका मतलब दोनों ठीक हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कि जो आर दिया गया है उसको ऊपर वाले से मैच करिए, कहीं ना कहीं वो उसे रिलेट करता है क्या। जैसे इसमें लिखा है रिजर्व्स आर चार्ज, अब रिजर्व्स अगर अप्रोप्रिएशन लिखा होता तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता ऊपर वाला, ऊपर वाले का ये बिल्कुल सही रीजन था, लेकिन यहाँ लिखा चार्ज, तो ये तो इसका रीजन नहीं है ना कि इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुभव, सगुन, पुलकित पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। On 1st April 2021 they decided to change their profit sharing ratio is 5:3:2। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया हमारा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन हो गया। ऑन द डेट डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 दिखाया गया है बैलेंस शीट में, एंड पार्टनर डिसाइडेड टू पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, देखिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे होती है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस में इन द केस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, और सेक्रीफाइस डेबिट टू गेन इन द केस ऑफ लॉसेस। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया गया है। तो ये लॉस है 30,000, तो इस 30,000 के लॉस को कवर करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो। तो यहाँ लिख लीजिए ओल्ड रेशो, यहाँ लिख लीजिए न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है 2, 2, 1, न्यू रेशो कितना है 5, 3, 2। तो ये हो गया टोटल 5, ये हो गया टोटल 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दे पूरी स्टेटमेंट को, तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 4, 2 की जगह कितना हो जाएगा 4, और ये 2, तो 5 दूनी 10 और 10 बेस बराबर हो गया। तो ये 10 रुपये में से 4 रुपये प्रॉफिट लेता था, ये 5 लेगा, तो 1/10 क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, 1/10 क्या करेगा, ये गेन करेगा। और ये 4 रुपये लेता था, आज 3 रुपये लेगा, तो ये 1/10 क्या करेगा, सेक्रीफाइस। ये 2 रुपये लेता था, आज भी 2 रुपये लेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब है अनुभव और सगुन, अनुभव गेन कर रहा है और सगुन सेक्रीफाइस कर रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों इसमें उल्टी, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, सगुन डेबिट टू अनुभव। अमाउंट कितनी होगी 30,000 का, 1/10 3,000। आइए चेक करते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर गलत है या सही है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। सगुन कैपिटल क्या होनी चाहिए थी, डेबिट होनी चाहिए थी, कितने से 3,000 से, और अनुभव की कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए थी, कितने से 3,000 से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से तो एक ही तो करेक्ट होगा, 3 तो गलत ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ABCR पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, बिल्कुल हैं, उनकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 8% पर annum, बी विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹4,800 एट द एंड ऑफ ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्रॉइंग। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग निकालनी है। चलिए चेक करते हैं। अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस पर फॉर्मूला क्या लगेगा। देखिए मंथली ड्राइंग है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, तो ड्राइंग मैं मान लेता हूँ कि x रुपये की करता है और पूरे 12 महीने करेगा, तो इंटू में 12, दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इंटू रेट कितनी है 8/100, इंटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम अब मिडल में निकाल रखा, तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब टॉपिक समझाया था तो एक शॉर्टकट टेबल बताई थी कि टोटल 12 महीने के लिए यदि ड्राइंग हो और मिडल में निकाले तो प्लस माइनस आपने 1 करना है, डिवाइडिंग बाय 2, तो 6 मंथ। वैसे भी नॉर्मली मिडल में 6 मंथ का टाइम लगता है, तो 6/12। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना गिवन है 4,800, ये कितना हो गया 12x, इंटू में 8/100, इंटू में 6/12, 12 से तो 12 कट जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको काट कर, ये कितने पे कटता है, ये हो गया 8×6 48, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4800 गुना 100 बराबर में 48x, तो इज इक्वल टू में तो 48 से 4800 कट जाएगा, ये आ गया 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 रुपीज़, नहीं x की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये पर मंथ। अगर मिडल में ड्राइंग करेंगे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 4800 लगेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
होप सो कि आपको समझ में आया कैसे किया मैंने क्वेश्चन। फिर भी एक बार वीडियो को रिवाइंड कर ले, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था आपके सामने, अभय एंड Baldwin are partners sharing profit in the ratio 3:1 on 31st March 2021. Firm's net profit दिया 1,25,000. Partnership did provide interest on capital to Abhay and Baldwin 15,000 and 10,000 respectively. Interest on drawing for the year amounted दिया 6,000 रुपये from Abhay, 4,000 रुपये from Baldwin. Abhay is also entitled to commission of 10% on net divisible profit. कैलकुलेट प्रायर प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है जो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो आइए बना लेते हैं इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जल्दी जल्दी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से हमें थोड़ी सी सुविधा ये हो जाएगी कि ये पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट इनके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। प्रॉफिट दिया है 1,25,000 रुपये का, जिसमें 15 और 10 25,000 रुपये की हम दे रहे हैं इनको क्या, सैलरी दे रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रहे हैं, 6,000 और 4 10,000 का हम इनसे ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अभय को 10% कमीशन भी देना नेट प्रॉफिट पर, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट हो गया एक प्रकार से, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये हो गया 1,35 माइनस 25, 1,10,000 का डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये नेट पर देना, तो नेट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो कमीशन की रेट है डिवाइडिंग बाय 100 प्लस कमीशन की रेट। तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 गुना 10/110, 0 से 0 कट जाएगी। तो इसका मतलब है 10,000 रुपये का कमीशन हमने उसको प्रोवाइड किया। तो 10,000 रुपये का कमीशन आप यहाँ पर लिख दें। तो ये हो गया 1,00,000 नेट, 1,00,000 क्या बच गया नेट, दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स। तो 1,00,000 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको समझ में आया होगा हमने कैसे सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, बिल्कुल वन इज लेबल्ड एज असर्शन, सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन। द सेम क्वेश्चन पीछे जैसे हमने पढ़ा था, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नो डाउट बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इसकी वैलिडिटी चेक करिए, क्या ट्रू स्टेटमेंट, जी हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर यहाँ लिख देता एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ओनली तो ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट। अगर ओनली वर्ड नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं रीजन क्या दिया है हमें इसका। रीजन है, इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सो दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज रिफ्लेक्टेड। डेफिनेटली हम करते क्यों रिवोल्यूशन, इसलिए तो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। और आर के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल करेक्ट भी है, क्योंकि आर की एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि भाई जो रिवोल्यूशन है इसीलिए हम उसको एडमिशन के वक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब एडमिशन के वक्त हमें क्या देखना होता है कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है फर्म की। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम रिवोल्यूशन को एडमिशन के वक्त परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, अपर लिमिटेड forfeited 4,000 शेयर ऑफ 20 ईच, 20 रुपये का एक शेयर है, फुली कॉल्ड अप ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹6 हैज़ बीन पेड, जिस पर केवल 6 रुपये आपको क्या मिले हैं, एप्लीकेशन मनी के मिले हैं। ध्यान रखिएगा 6 रुपये मिले हैं। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर रीइशूड एंड ₹8,000 हैड बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 2,000 शेयर पर 8,000 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर रीइशूड। आपको बताना है ये शेयर किस रेट पर रीइशूड हुए हैं। तो बड़ा सिंपल सा हो गया था क्वेश्चन। आप देखिए कैपिटल रिजर्व आपने ट्रांसफर किया कितना, 8,000, कितने शेयर पर, 2,000 शेयर पर। इसका मतलब आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, 4 रुपये। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है ऐसे, प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर माइनस में लॉस पर शेयर ऑन रीइशू। तो ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ था, 6 रुपये मिले थे आपको, माइनस में ये है नहीं तो x बराबर में 4। तो इसका मतलब 6 माइनस एक्स बराबर में 4, तो x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2। यानी 2 रुपये का लॉस पर शेयर ऑन रीइशू हुआ है। और रीइशू कितने में कर दिया आपने शेयर, अभी पता नहीं, फुली कोल्ड अप है, फुली कोल्ड अप है। अगर फुली कोल्ड अप है और 2 रुपये का लॉस हुआ है तो शेयर कितने का था, 20 का। तो 20 में से आप कर देंगे क्या, माइनस 2 रुपये का लॉस, तो 18 रुपीज़ में आपने क्या कर दिया, इसको रीइशू कर दिया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जो रिजर्व दिया है उसको डिवाइड करिए, जितने शेयर रीइशू किए हैं आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर शेयर। और आप देख लीजिए मिले कितने थे आपको, मिले थे आपको इसमें 6 रुपये, प्रॉफिट पर शेयर हुआ 4 रुपये। इसका मतलब 2 रुपये का आपने लॉस बियर किया है। अगर 2 रुपये का लॉस बियर किया और फुली कोल्ड अप है
तो शेयर कितने का है, फेस वैल्यू माइनस में लॉस पर शेयर आपके पास आ जाएगा रीइश्यूड प्राइस। चलिए एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा इसको एक बार, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज लेस देन, नहीं नहीं नहीं, ऑथराइज का तो हिस्सा होता है इशूड कैपिटल, तो गलत है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल, हाँ ये हो सकता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल लेस देन इक्वल टू, हाँ ये भी पॉसिबल है क्योंकि इशूड का ही पार्ट होता है सब्सक्राइब, या तो इसके बराबर होगा इससे कम होगा। सब्सक्राइब कैपिटल ग्रेटर देन, नहीं 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 ये भी गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, मिकी, टॉम एंड जेरी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। On 31 March 2021, their book value reflected a net profit of rupees 2,10,000. As per the terms of partnership deed, they were entitled for interest on capital, which amounted to rupees 80,000, 60,000, 40,000 respectively. Beside this, a salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom. ध्यान रखिएगा, each was payable to Mickey and Tom है। तो यहाँ पर हमें बताना है, सबसे पहले तो देखिए प्रॉफिट कितना दिया आपको, प्रॉफिट तो दिया है आपको 2,10,000 का। जरा चेक कर लेते हैं, मिकी, टॉम और तीसरा पार्टनर कौन है, जेरी। तीसरा पार्टनर कौन है, जेरी। तो इनको क्या क्या मिल रहा है, 80,000 रुपये, 60,000 रुपये, 40,000 रुपये, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इनका टोटल करता हूँ तो ये हो गया 1,80,000। ठीक है जी, प्रॉफिट अभी 2,10 है। आगे क्या दे रहे हैं इनको हम, सैलरी दे रहे हैं। किस किस को, 60,000 तो मिकी को और 60,000 रुपये आपका टॉम को, इसको कुछ नहीं दे रहे। तो ये 1,20,000 हमने इसको और दे दिए, तो टोटल जो देंगे वो कितना देंगे, 3 लाख। अब देखो 3 लाख रुपये जो दे रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या है, बड़े हैं, यानी प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट क्या है, कम है एप्रोप्रिएशन से। अब एप्रोप्रिएशन यदि प्रॉफिट कम हो तो आपको पता है कि जितना प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा तो आप दे ही नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ क्या पूछा गया देख लेते हैं, कैलकुलेट रेशियो इन विच प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉफिट बांटा जाएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। अब इनको क्या क्या मिला है एप्रोप्रिएशन में, जरा देखते हैं। टोटल इसको मिले हैं 1,40,000, इसको मिले हैं 1,20,000, इसको मिले हैं 40,000। तो रेशो निकाल लेते हैं, 4 0 से 4 0 कट जाएगी इनकी, 2 7 14, 2 6 12, 2 दूनी 4, 7:6:2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, मोहित हैड बीन अलॉटेड फॉर 600 शेयर्स बाय गोविंदा लिमिटेड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कहा कि यहाँ पर ये एंट्री पास की गई है, इसमें शेयर कैपिटल डेबिट हुई है ₹X से, फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है ₹Y से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है ₹Z से। आपको XYZ की वैल्यू बतानी है, तो आपको इनमें आने वाली XYZ की वैल्यू बतानी है। तो यदि इसकी वैल्यू ही बतानी है तो आपको ये देख लेना है कि भाई मिला कितना पैसा। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हैड बीन इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड, मतलब जिसने 3 मांगे उसको हमने 2 दे रखे हैं। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट। वो क्या दे पाया, केवल 3 रुपये एप्लीकेशन के दे पाया, क्या नहीं दे पाया, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। और कितने रुपए की, 5 रुपये की। ठीक है जी। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 2 रुपये, वाज नॉट येट मेड, यानी कि 10 रुपये का यदि शेयर हो तो कॉल्ड अप मनी कितनी होगी। यदि 10 रुपये का यदि शेयर है, 2 मांगे नहीं है, तो कॉल्ड अप हो गए 8। तो यहाँ तो सीधी सी बात है, 600 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं, 8 रुपये के हिसाब से कॉल्ड अप है, तो एक्स की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए, 4800 रुपये। अब 4800 तो देखो किसी में भी नहीं है, ये तो बड़ा कोइंसिडेंस हो गया कि हमें ज़्यादा सोल्व करना ही नहीं पड़ा। 4800 रुपये के लिए इसी ऑप्शन में है, बाकियों में नहीं है। नहीं है तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर भी देख लेते हैं 2700 और 2100 क्या सही अमाउंट है या नहीं है। तो फॉरफिटेड में कितने आएंगे, 3 रुपये मिले हैं आपको। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी, हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि जिसने 3 शेयर मांगे उसको हमने कितने दिए हैं, 2। ये तो है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। अब ये शेयर क्या है, अलॉटेड है 600 शेयर, तो अलॉटेड को 2 से भाग करें 300, यहाँ पे भी 300 से मल्टीप्लाई करा लें, कितना आ गया 900 माइनस में 600, यानी 300 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से 900 रुपये आपके पास एडवांस आए हुए थे।
और अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 5 रुपये की, और 600 शेयर पर अलॉटमेंट कितने की बनती है, 3000 रुपये की। 900 इसके एडवांस आए हुए हैं, तो 900 इसमें से माइनस कर दें तो इससे अलॉटमेंट पर कितने नहीं मिले, 2100 रुपये। तो 2 शेयर अलॉटमेंट पर जो कि जेड की वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 2100, तो 2100 ये बनती है, बिल्कुल करेक्ट। तो तीसरे पर तो कोई डाउट ही नहीं करना चाहिए। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे किया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है इसमें। आइए फिर भी देखते हैं क्या क्वेश्चन। असर्शन दिया है, इन केस ऑफ शेयर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टिल अलॉटमेंट ओनली। हा देखो ये क्या आ गया, ओनली। ओनली इज अ नेगेटिव वर्ड। अब आप भी बताइए, अगर एक्सेस पैसा मिला तो क्या आप उसको अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आगे तक नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं सर। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई आपकी, फॉल्स। पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई आपकी, फॉल्स। आगे चलते हैं। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर annum फॉर द अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स कॉल्स इफ एनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउट 2 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बिल्कुल सही है, अगर कॉल्स इन एडवांस हो तो 12% पर annum क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट पेड किया जाता है। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। अब बोथ ए आर ट्रू तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो गलत था। बोथ ए आर ट्रू ये भी गलत है। बोथ ए आर फॉल्स दोनों गलत भी नहीं है। तो ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। आइए 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 है, अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? अजय और विनोद। रेशो कितना है? 3:2। फिक्स्ड कैपिटल दी गई है 3 लाख और 4 लाख। फिक्स कैपिटल दी गई हो तो देखिए करंट अकाउंट से एंट्री होती है, अगर जनरल एंट्री करने की बात आ जाए तो किसी भी पार्टिकुलर एप्रोप्रिएशन की। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑफ द ईयर इट वाज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज एग्रीड टू प्रोवाइडेड 5% एररनियसली मतलब गलती से 10% दे दिया, 5% ज़्यादा दे दिया। एट वट अमाउंट विल अजयज अकाउंट बी अफेक्टेड इफ पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। यदि एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना चाहते हो तो आपको बताना कि अजय का अमाउंट कितने अमाउंट से अफेक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए अजय, यहाँ लिख लीजिए विनोद। इनको हमने 5% देना था, दे दिया 10%। तो 10% दे दिया, इसका मतलब हमने 5% एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर दिया, 5% दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट कर दिया। तो 5% इनसे क्या ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। वापस लेने के लिए कर देंगे इसके अकाउंट में डेबिट। तो 15,000 का इंटरेस्ट इससे वापस ले लो और 20,000 का इंटरेस्ट इससे वापस ले लो। टोटल 35,000 रुपये का इंटरेस्ट हमने वापस ले लिया। इसका मतलब इतना प्रॉफिट इनके अकाउंट में गलत बटा हुआ है, तो इसको सही करके बांट दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। रेशो कितना है? 3:2। 3:2 में 35 को बांटेंगे तो 3 और 2 5, 7 35, 7 21,000 इसके अकाउंट में चले जाएंगे, 14,000 इसके अकाउंट में चले जाएंगे। ये लीजिए 35,000। तो इसका मतलब ए 15 से डेबिट होना चाहिए था और 21 से क्रेडिट होना चाहिए था। इसका मतलब 6,000 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे, 6,000 से क्रेडिट। और इसको 20,000 डेबिट हुआ है, क्योंकि 14,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। इसका मतलब 6,000 से ये और डेबिट होना चाहिए था, इसको डेबिट कर दीजिए। क्लियर है? तो हमारे पास जो पूछा क्या था कि अजय अकाउंट बी अफेक्टेड, तो 6,000 से अफेक्ट होगा। 6,000 का अमाउंट देख लीजिए कहाँ पर लाई करता है, ये 20, 35, 15, ये तो ऑप्शन ही कट गए हमारे। ठीक है, तो अजय करंट अकाउंट क्यों आया? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। क्रेडिट बाय 6,000, ये अजय क्रेडिट बाय 6,000। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कोल्ड अप। देखिए 8 रुपये कोल्ड अप है, 20 शेयर पर 10 रुपये का एक। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5, जिसमें 5 मिल गए। 8 में से 5 मिल गए, मतलब 3 नहीं मिले। 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू पार्कर एज फुली पेड। 10 का मानते हुए 6 रुपये में हमने क्या कर दिया, फुली पेड, अपनी 4 का लॉस उठाते हुए। और आए कितने हैं? 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेलिवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओ माय गॉड, क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बताइए। अब शेयर फॉरफीचर बैलेंस किस पर निकलता है? जो शेयर री इशूड नहीं होते। तो नॉट री इशूड शेयर, नंबर ऑफ नॉट री इशूड शेयर्स इनटू में अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो नोट रीइश्यूड शेयर कितने हैं? 20 टोटल थे, 15 हमने रीइश्यू किए हैं। तो इसका मतलब 5 शेयर तो हमारे नोट रीइश्यूड हैं। और अमाउंट पर शेयर फॉरफीचर पे कितना मिला था? 5 रुपये मिला था, इंटू 5।
तो 25 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है, और ये वो पैसा है जो कि फॉर फ्यूचर में अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यू फाउंड लिमिटेड took over business of old land limited, paid for it by issue 30,000 equity share, 100 each at par, along with 6% preference share of rupees 1 crore at a premium of 5% and a check of 8 lakh. What was the total agreed purchase consideration? अब agreed purchase consideration मुझे निकालना हो तो देख लीजिए क्या क्या दे रहे हैं। 30,000 तो दे रहा हूँ मैं शेयर 100 रुपये वाले, यानी 30 लाख रुपए के तो मैंने दे दिए शेयर्स। 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ के, वो भी 5% प्रीमियम पर, तो 1 करोड़ का 5% 5 लाख, तो 1 करोड़ और 5 लाख प्रीमियम, ठीक है, 1.05 करोड़ हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या दिया, 8 लाख रुपए हमने इसको दिए हैं नगद, तो ये 8 लाख रुपए हमने दे दिए इसको नगद। 30 और 8 38 और 5 43, 1 करोड़ 43 लाख। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन कितना बनता है, 1 करोड़ 43 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ए एंड बी पार्टनर है, 3-2 में लाभ हानि बांटते, सी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी ए से अपने हिस्से का 1/4 लेता है, और बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, और बी अपने हिस्से का 3/16 जो ना अपने हिस्से में से 3/16 फ्रॉम है ना अपने हिस्से में से सी को दे रही है। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर निकालना है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि मुझे तो उसका हिस्सा ही नहीं पता और वही निकालना है, तो लेट कर लेता हूँ उसके हिस्से को x, और इसका वो 1/4 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। किससे ले रहा है, फ्रॉम ए, ठीक है, और इसका मतलब 1/4 फ्रॉम ए ले रहा है एक्स का, तो एक्स का रिमेनिंग शेयर कितना बचा, मतलब सी का रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4, वो किससे ले रहा है, फ्रॉम बी, और उसका शेयर हमें गिवन है 3/16। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सी के हिस्से के लिए, ये हमने क्या माना है, सी का शेयर माना है। तो ये आ गया 3/4 x इज इक्वल टू 3/16, 3 से 3 कट गया, 4 चौक 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो x मतलब x की वैल्यू 1/4, x क्या था, c का शेयर हमने माना था, तो c का शेयर कितना है, 1/4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा और दोबारा एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए कैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, कृष्ण लिमिटेड हैड इशूड कैपिटल ऑफ 20 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 10 से मल्टीप्लाई 2 करोड़ रुपए की। टिल डेट 8 रुपये पर शेयर हैज़ बीन कॉल्ड अप, 10 में से 8 ही मांगे हैं। एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल्स ₹4 पर शेयर ऑन 800 शेयर एंड 3 पर शेयर फ्रॉम अनदर होल्डर हु होल्ड 500 शेयर। What will be the amount appearing as subscribed but not fully paid up capital in the बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। वाह वाह वाह, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए जब आपके पास फुली कॉल्ड अप ना हो, तो मैंने केस बताया था ना, फेस वैल्यू इज इक्वल टू कॉल्ड अप वैल्यू इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू, यानी 10 का शेयर है, 10 मांग लिए और 10 पेड कर दिए, तो किस में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। ठीक है, अगर 10 का शेयर है, मांगे ही 8 हैं और चाहे लोगों ने 8 दे दिए हों, तो भी किस में आएगा, ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। तो इसका मतलब 20,000 इक्विटी शेयर 8 रुपये के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए, काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 60 लाख रुपए टोटल कैपिटल आनी चाहिए थी। लेकिन 800 शेयर वाले ने 4 यानी कि 3200 रुपये नहीं दिए, और 3 रुपये नहीं मिले किससे, 500 शेयर वाले से, तो 1500 इससे नहीं मिले, तो कितने नहीं मिले, 4700 रुपये आपको नहीं मिले। तो 4700 आप क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, तो क्या बचा, ये तो बचेगा 5 और 3 5300, 9 और 5 और 1
सॉरी 1,59,95,300। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये पैसा आपको नॉर्मली बैलेंस शीट में दिखाना है अंडर द सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में। लीजिए ये हमारे पार्ट 1 के सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हुए। पार्ट 1 का सेक्शन सी पर चलते हैं और सेक्शन सी में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आइए एक बार देख लेते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं। पार्ट 1 सेक्शन सी में लिखा है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 to 41 attempt any 4 question and question number 37 and 38 are based on the hypothetical situation given below। कि ये hypothetical situation दी गई है, उसमें उसके आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 37 और 38 का क्या देना है, आंसर देना है। आइए पढ़ लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। ब्राइट स्टार लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। Considering the prospectus of high growth in the segment of the company has decided to expand and for this purpose additional investment of rupees 50 crore is required। कंपनी बहुत ग्रोथ पर है और उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपेंड करने के लिए कितने रुपए चाहिए, 50 करोड़ रुपए चाहिए। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट 20% of the requirement would be financed by raising long term debts and balanced by issue of equity share। लो भाई यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट हमारे सामने निकल कर आ गई। 50 करोड़ में से 20% तो लॉन्ग टर्म डेट से लेंगे तो 40%, यानी कि 50 का 40 20, 50 करोड़ का 80%, सॉरी 40 करोड़ 40 करोड़ रुपीज़ 40 करोड़ रुपीज़ इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 40 करोड़ रुपए कहाँ से लेने हैं, इक्विटी शेयर से लेने हैं। ठीक है। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of the company the face value of equity share is ₹100 each and considering the market standing of the company these shares would be issued at 25% प्रीमियम। तो ये शेयर कितने पर इशू करेंगे, 100 रुपये वाला 25% प्रीमियम, यानी कि 125 रुपये में 125 रुपये में इशू कर रहे हैं। डायरेक्टर डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट शेयर टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। The prospectus was issued to public and the issue was oversubscribed by 2 lakh shares which were issued letter of regret। यानी कि टोटल जितने भी शेयर थे उनमें 2 लाख ज़्यादा थे और उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया उनको, यानी कोई भी शेयर हमने नहीं दिया। आंसर द बिलो मेंशन्ड क्वेश्चन कंसिडरिंग दैट द एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। और सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिल भी गया है। तो यहाँ पर एक बार चेक करने एप्लीकेशन पर कितना मिला होगा। देखिए 40 करोड़ रुपए लेने हैं मुझे, 40 करोड़ रुपए। ठीक है, 40 करोड़ और ये शेयर कितने का इशू कर रहा हूँ, 125 रुपये का इसको, बिल्कुल ठीक है। 40 करोड़ के लिए 125 रुपये, 2 लाख पर हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर आए थे, उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, 40 करोड़ को हमने एट पार पर अलॉटमेंट किया। ये जो रुपीज़ है ना हमारे पास, तो इसको शेयर में बदलते हैं। पहले 100 रुपये का एक शेयर है तो 40 करोड़ इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ डिवाइडिंग बाय 100 रुपये का एक शेयर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो यानी कितने शेयर है मेरे पास, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, सॉरी भाई मुझे थोड़ी काउंटिंग कम आती है, 4 लाख शेयर है मेरे पास। 4 लाख शेयर हमने 100 रुपये का एक और 25% प्रीमियम 25 रुपये प्रीमियम चार्ज करते हुए दिए हैं। तो 40 लाख में एप्लीकेशन कितनी आई हैं, 2 लाख एक्स्ट्रा, तो 6 लाख के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिलाकर आपके पास कितने के लिए एप्लीकेशन आई है, 6 लाख के लिए। तो 2 लाख को तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया, तो 4 लाख को हमने 4 लाख शेयर दे दिए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पर कुल कितना पैसा आया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह गया आपको। ये हमारी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं भाई दोबारा से। इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 100 का शेयर है, 100 से इसको डिवाइड करते हैं 1 2 1 2, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख। ठीक है भाई, 4 लाख पर अब पैसा कितना मिला, 125 रुपये तो इस पर मिले होंगे और जो 2 लाख पर हमारे पास एक्स्ट्रा आए होंगे तो 125 उस पर भी मिले होंगे। तो कुल 6 लाख पर हमें 125 के हिसाब से पैसा मिला होगा। ठीक है, देख लेते कितना मिला, 12 6 72 और 6 पंजे 30। ये तो थोड़ा ठीक नहीं बन रहा, एक बार रिवाइज देख लेते भाई। 40 करोड़ रुपए लेने थे, 40 करोड़ रुपए, ये तो रुपए में ही है। ओहो, ये तो रुपए में ही है, यानी 125 रुपये का इसको हम शेयर दे रहे हैं। तो कितने शेयर दे रहे होंगे, पहले शेयर चेक करते हैं। 125 तिया 375,
ठीक है, बचे कितने हमारे पास 25, 125 दूनी 50, 32, यानी कि 32 लाख शेयर। कितने शेयर दे रहा हूँ इसको मैं, 32 लाख शेयर दे रहा हूँ। तो 32 लाख शेयर दे रहा हूँ, 2 लाख पर एक्स्ट्रा, तो यानी 34 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। कितने के लिए, 34 लाख के लिए। और एक शेयर पर मुझे कितने मिले, 125 रुपये मिले। तो इसको आप मल्टीप्लाई कराइए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा गलत कर दिया हमने, इसको आप मल्टीप्लाई कराइए, ये पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिला है। देख लेते कितना मिला है। तो 34 लाख गुना 125, तो ये भाई 40 लाख, तो 32 लाख गुना में 125 करा तो 40 करोड़ तो सीधा सीधा हो गया था हमारे पास। ठीक है जी, 40 करोड़ हमारे पास सीधा सीधा हो गया था। अब बच्चे कितने, 2 लाख पर 125 के हिसाब से एक्स्ट्रा, तो 2 लाख पर 125 के हिसाब से कितना बनेगा, ये बन गया 2 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़ 50 लाख, तो टोटल कितना बना, 42 करोड़ 50 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 42 करोड़ 50 लाख रुपए। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। जरा देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ी अमाउंट बड़ी है इसलिए थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी है जैसी गलती मैंने कर दी कैलकुलेशन में। आपको गलती ऐसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर हमने एक चीज़ हमने निकाल ली है कि 32 लाख शेयर हमने यूज किए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, हाउ मच इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर द इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड। कितने शेयर ऑफर किए। अब ऑफर के लिए तो सीधी सीधी सी बात है, 40 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़ की पेमेंट करनी है 125 रुपये के शेयर के हिसाब से। तो कितने शेयर हमने इशू कर दिए इनको, 32 लाख। ही हमने ऊपर भी निकाल लिया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट ओके। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है ये देखते हैं। 39 से रिगार्डिंग भी हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है। तो 39, 40, 41 बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी एक दिस इज कॉल्ड केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं अगर ध्यान से पढ़कर सोल्व किए जाएं तो, और ये टिपिकल बन जाते हैं यदि आपने इनको पढ़ा ही नहीं, ये सोचकर कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले पढ़ूंगा फिर आंसर दूंगा, नहीं बनेगी बात। तो प्लीज़ इनको आप जरूर पढ़ें, ये पढ़ने में और समझने में ईजी क्वेश्चन होते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41 के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 के लिए दिया गया है 1 सितंबर 2020 स्टूडेंट्स, यानी 20 स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पर इस बात को नोट करें, उन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किए कब, 1 सितंबर को। चलिए, फर्म नेम इज बी सेफ फॉर सेलिंग सैनिटाइजर्स ऑन डिजिटल मोड। Since they were good friends for each other, they were not having any explicit agreement in place. लीजिए एक बात और नोट अंडरलाइन कर देता हूँ, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। All of them have agreed to invest ₹15,000 each on as capital. The books were closed on 31 मार्च 2021। सितंबर में शुरू हुआ, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 महीने का इनका जो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है इस अकाउंटिंग ईयर के लिए। ऑन विच डेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, और ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में है हमारे पास सेल ऑफ सैनिटाइजर दे दिया, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, बहुत बढ़िया दे दिया। देखिए आपको पता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो तो क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, इसका मतलब 70,000 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया, जीपी हो गया यहाँ पर। टोटल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। 2,000 रुपये पर मंथ, और मंथ कितने हैं टोटल 7 इसमें, तो 14,000 रुपये का क्या हो गया इनका रेम्यूनरेशन हो गया। रेंट टू ए पार्टनर क्या होता है, चार्ज होता है, ध्यान रखेंगे चार्ज होता है। 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 7,000 रुपये का रेंट टू पार्टनर हो गया। मैनेजर कमीशन भी क्या है, चार्ज है, कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। लीजिए 7 और 5 12,000 रुपये के चार्ज भी बन गए हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 9,000 रुपये का, और 6% एफडी दी है हमें 20,000 रुपये की 31 मार्च 2021 को। आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट। हमारे पास क्या है, ग्रोस प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था ऊपर, कितना आया था 70,000 रुपये। कैसे आया था सर, सेल ऑफ सैनिटाइजर माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर, ग्रोस प्रॉफिट आया। अब इसमें से हमने वो घटाने हैं जो कि चार्जेज होते हैं। चार्जेज कौन कौन से हैं,
7,000 तो रेंट टू पार्टनर और 5,000 मैनेजर कमीशन, 12,000 रुपये का चार्ज है। तो कितने बच गए हमारे पास 58,000। और टोटल रेमुनरेशन टू पार्टनर तो एप्रोप्रिएशन होता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने कितने डालने हैं ये पूछा है, ना कि ये पूछा कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितने डालने हैं। तो एप्रोप्रिएशन में तो कितने ही जाएंगे 58,000। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ये पूछता कि ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें से 14,000 हम और माइनस कर देते, जो बचता दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, On 31st March 2021, remuneration to partner will be provided to partner B safe but only out of, देखिए ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स को जब भी रेमुनरेशन दिया जाता है वो किस में से दिया जाता है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ये इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, On 1st December 2020, one of the partner of the firm introduced additional capital ₹30,000 and also advanced loan of 40,000 to the firm. Calculate the amount of interest that partner will receive for the current accounting period. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कोई बात हमें कही नहीं गई यहाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कहे या ना कहे, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या करेंगे, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर देंगे, वो भी कितना 6% पर annum। तो लोन कितना है इसका 40,000 रुपये, तो 40,000 के लोन पर 6/100, लेकिन टाइम पीरियड दिसंबर से अकाउंट होना है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने का टाइम पीरियड लगेगा, तो 4/12। चलिए काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 जीरो से 2 जीरो, 400 गुना 2, 800 रुपये। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर चलते हैं। क्या कहता है 42, आइए देखते हैं। लीजिए आप पार्ट 1 तो हो गया खत्म, पार्ट 2 आ गया हमारा, सेक्शन ए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 42 48 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हम सारे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है देखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन आपको दिया गया है, फोकस ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो क्या होती है, इट इज दैट अंडर विच वी विल डिसाइडेड कि कौन सी हमारी करंट एसेट्स है, कौन सी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटी है, कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है। या फिर आप ये कहें कि रॉ मटेरियल एक्वायर करने से लेकर उसको कैश में कन्वर्जन तक का टाइम पीरियड जो होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब उस ऑपरेटिंग साइकिल में हमने रॉ मटेरियल खरीदा और कैश में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए हमें टोटल वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत पड़ेगी, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, उसके बारे में ये बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या कहते हैं, इट इज बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बिल्कुल, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का मतलब है करंट एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अर्जेंसी ऑफ पेमेंट का मतलब है करंट लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर इन दोनों के बारे में आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है, तो इसका मतलब आपको ये पता लग जाता है कि आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इसमें वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अराउंड हमारा वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट घूमता है, और ये जो है ऊपर जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है असर्शन के लिए। तो ऑप्शन जो क्या होगा, दोनों करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, देखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो हम बात करते हैं कि उसमें रेशो हमारे होते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड रेशो, ठीक है, बैलेंस शीट रेशो, बिल्कुल ठीक है, कंपोजिट रेशो, यानी दोनों को मिलाकर। तो ये हमारे ट्रेडिशनल बेस्ड रेशो। तो ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन ए में है हमारे पास, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, राइट, जिसमें हमने इन रेशो को अलग अलग लिख दिया कि भाई इसमें लिक्विडिटी कौन से हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कौन से हैं, सॉल्वेंसी कौन से हैं। यानी सॉल्वेंसी का मतलब है कि कौन से हमारे रेशो ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म रीपेमेंट लोन करने में हम सक्षम हैं या नहीं है। लिक्विडिटी में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर के बारे में बताते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी में भाई हमने अर्निंग कैपेसिटी क्या है जिसके आधार पर हम अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं, या हमारी फ्यूचर में भाई रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशोज प्राइमरीली मेजर रिस्क
अब रिस्क मेजर करने वाले रेशो कौन कौन से हैं? देखिए रिस्क को मेजर करने वाले रेशो हैं आपका लिक्विडिटी रेशो जो शॉर्ट टर्म रिस्क को मेजर करता है, सोल्वेंसी रेशो जो लॉन्ग टर्म रिस्क को मेजर करता है, और साथ ही साथ आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभ कमाने की क्षमता के बारे में बताता है, इन्वेस्टर्स को इस बारे में जानकारी देता है कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, यानी कितने रिटर्न्स हमें मिल सकती है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो ये रिस्क के मेजरमेंट होते हैं। तो देख लीजिए लिक्विडिटी, सोल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी किस ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ सोल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन एक्टिविटी गलत हो गया हमारा। यहाँ लिक्विडिटी है, सोल्वेंसी है, लेकिन एफिशिएंसी गलत हो गया। यहाँ लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन एक्टिविटी गलत हो गया। यहाँ लिक्विडिटी है, सोल्वेंसी है और प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट बतानी है आपने, कौन सी करेक्ट है। ए रेशो इज अर्थमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर। डेफिनेटली ये एक अर्थमेटिकल रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक अर्थमेटिकल रिलेशन होता है जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर से हम डिवाइड करके कैलकुलेशन करते हैं। अर्थमेटिकल में क्या आता है? जमा, घटा, गुना और भाग। तो ये डिवाइड करके निकाला जाता है। तो अर्थमेटिकल रिलेशनशिप तो है दो नंबर के बीच में। लिक्विड रेशो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आइडली एक्सेप्टेड करंट रेशो इज 1:1। ये गलत है। ये कितना होता है? 2:1। डेट इक्विटी रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर फंड एंड शेयर होल्डर फंड। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। जब हम बात करते हैं ना वर्टिकल एनालिसिस के टूल्स की, तो वर्टिकल एनालिसिस का पहले तो मतलब समझिए क्या होता है। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि अपने डाटाज को किसी पार्टिकुलर अपने ही करंट ईयर के डाटाज में बेस बनाकर कंपेयर करना, राइट। तो रेशो एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम बैलेंस शीट का यूज करते हैं, उन्हीं में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी सर्च आउट करते हैं, लिक्विड एसेट्स सर्च आउट करते हैं, डेट्स ढूंढते हैं, इक्विटीज ढूंढते हैं, टोटल एसेट्स ढूंढते हैं, है ना, और साथ ही साथ टर्नओवर्स वगैरह देखते हैं। तो यानी रेशियो एनालिसिस क्या है? एक वर्टिकल एनालिसिस का टूल है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करूं तो इट इज़ नॉट ए वर्टिकल एनालिसिस, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट को तो कहते ही वर्टिकल एनालिसिस टूल है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो 46 का बी जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द गिवन कॉलम 1 विद द हेडिंग एंड सब हेडिंग बैलेंस शीट एज डिफाइंड एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013। देखिए लूज टूल्स दिए गए हैं। लूज टूल्स किसका पार्ट होता है? आपका इन्वेंट्रीज का पार्ट होता है। तो इसको तो आप मैच कर दीजिए इसके साथ। यहाँ पे आ जाएगा क्या? फर्स्ट के साथ डी। चलिए पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं? आपके इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट इज इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे ये हमारे। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड के साथ ए। चलिए देखिए फर्स्ट के साथ डी, सेकंड के साथ ए। आप ये दो ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए, बाकी आप बाद में देख लीजिएगा। फर्स्ट के साथ ए, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट के साथ डी, फर्स्ट के साथ डी, बी और सी में से एक आंसर होगा, ये भी गलत हो गया। यानी बी और सी में से हमें एक ढूंढना है। अब सेकंड के साथ क्या आया? ए। सेकंड के साथ ए, सेकंड के साथ ए, ये बिल्कुल साथ साथ दिए हैं। अभी इसका मतलब और चेक करना पड़ेगा आपको। ये भी हमें कॉमन दिया गया है थर्ड के साथ बी, तो आप इसको थर्ड के साथ बी मान लीजिए। थर्ड के साथ बी। फोर्थ के साथ चेक करिए क्या आएगा। फोर्थ का सी आएगा कि ई आएगा? फोर्थ क्या है? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स सी क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हाँ जिस लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। ई तो टेंजिबल, ये गलत हो गया। यानी फोर्थ के साथ क्या आ गया हमारा? सी आ गया। तो फोर्थ के साथ सी किस में दिया? इसमें दिया। तो ये भी हमारा आंसर कट जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? विच रेशो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है? प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड, यानी कि एसेट्स का शेयर होल्डर फंड के साथ रिलेशन। तो ऐसा कौन सा रेशो होता है? प्रोप्राइटरी रेशो। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए ऑप्शन क्या सी होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा प्रोप्राइटरी रेशो। पार्ट 1 के तीनों सेक्शन कंप्लीट होने के बाद पार्ट सेकंड का सेक्शन बी, सॉरी पार्ट
फर्स्ट के 3 सेक्शन और पार्ट सेकंड का ए सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट सेकंड का सेक्शन बी बचा, दैट इज द लास्ट सेक्शन। आइए इसमें भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। इफ टोटल सेल इज ₹2,50,000 एंड क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ कैश सेल, देन अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल बताइए। देखिए हमारे पास क्रेडिट सेल तो दी नहीं है, दी है तो क्या दी है 25% ऑफ कैश सेल। तो सबसे पहले आप कैश सेल को मान लीजिए x और इसमें जोड़ लीजिए 25%, 25/100 x यानी क्रेडिट सेल। ये किसके बराबर हो जाएगी, टोटल सेल के बराबर हो जाएगी 2,50,000। कर लीजिए सोल्व, इसमें x की वैल्यू जो आएगी दैट इज योर क्रेडिट सेल, सॉरी दैट विल बी योर कैश सेल, कि x को हमने क्या माना है, कैश सेल माना है, और ये क्या हमारी क्रेडिट सेल है। तो हमें निकालनी क्या, क्रेडिट सेल निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालो पहले, 25 एकम 25, 25 के 100, 4 एकम 4 और 1 5/4 x बराबर में 2,50,000। 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 50,000 x बराबर में 2 लाख रुपए। तो x 2 लाख क्या आ गया आपका, कैश सेल आ गई। अब कैश सेल का 25% कितना था, 25%, 25% कितना आ जाएगा, 50,000। दैट इज योर क्रेडिट सेल्स। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50, what will be the amount of gross profit of the firm if average inventory is 80,000, inventory turnover ratio is 6 times and the selling price is 25% above cost। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग रेशो पे वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको ये पता लगेगा कैसे हम रेशोज को सोल्व आउट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है बेसिकली कि भाई ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने के तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप सेल्स में से क्या घटा दें, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा दें, सेल्स को बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक तो ऐसे निकाली जाती है, या फिर हमारे पास क्या होता है कि भाई जो दिया है 25% अबव कोस्ट, तो कोस्ट का 25% निकाल दें तो भी ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है, एवरेज इन्वेंट्री कितनी दी गई है, 80,000 रुपये, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया गया है कितना, 6 टाइम्स। तो इन दोनों का यूज करते हुए आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों सर, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, CORFO बटे में एवरेज इन्वेंट्री। चलिए कितना दिया है, 6, ये हमें निकालना है, इसको x मान लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, 80,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,80,000। लीजिए ये क्या आ गई आपके पास, कॉस्ट आ गई, CORFO। अब इसका 25% अबव कॉस्ट, तो 25% कितना होगा, यानी 25% मतलब 1/4, 1,20,000। ये क्या है हमारा, इसमें ग्रोस प्रॉफिट ऐड है। हमसे पूछा क्या गया था, अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1,20,000 हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कॉस्ट आने के बाद 25% निकाल लिया हमने, 4,80,000 कॉस्ट आई, उसका 25% 1,20,000, तो ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन द कंपैरेटिव फिगर्स इन द बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल टर्म्ड एज हॉरिजेंटल एनालिसिस। देखिए हॉरिजेंटल एनालिसिस तो आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, और टोटल के कंटेक्स्ट में तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कभी बनती नहीं है। यहाँ तो क्या बनती है, क्या बनती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट होता तो ठीक था, लेकिन अब क्या है, ये गलत है, तो इस पर क्रॉस कर दीजिए। चलिए ऑप्शन बी क्या है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सेवरल ईयर्स आर एनालाइज्ड इट इज टर्म्ड एज वर्टिकल एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस किसको बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल एनालिसिस को, नहीं 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 बिल्कुल नहीं बोलते। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम टाइम सीरीज एनालिसिस का दूसरा नाम बोलते हैं, क्योंकि सेवरल ईयर्स में हम कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। आइए चलते हैं थर्ड पर, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज टाइम सीरीज एनालिसिस। ओहो, अभी बताया मैंने, वर्टिकल एनालिसिस को नहीं बोलते भाई, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका मतलब ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है असर्शंस रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन दिया गया है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेज प्रॉफिट।
देखिए, हम अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आगे क्या दिया गया है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है ये? ट्रू स्टेटमेंट है। आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, अब वहाँ लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, यदि आप बढ़ाकर दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रोस प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस होता है कब? जब हमारे पास होती है नेट परचेजेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, किसके लिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू हैं तो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट घटेगी और कॉस्ट घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही रीजन दिया गया है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है? ए हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स ए फेवरेबल, ओ माय गॉड, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है एक्सपेंसेस रेशियो, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, जिसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेके चलते हैं। अब वो फेवरेबल पोजीशन कैसे दिखा सकते हैं? जितने खर्चे ज़्यादा होंगे प्रॉफिट उतना कम होगा। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है भाई आपकी। चलिए नेक्स्ट क्या है? ए हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स ए हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओ माय गॉड, अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग रेशो हाई होगी तो प्रॉफिट रेशो, मार्जिन रेशो उतना ही हाई की बजाय क्या होगा? लो होगा। अगर लो होता तो ये ट्रू हो जाता। अभी क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? हमारी गलत हैं। तो ऑप्शन ए कट हो गया, ऑप्शन बी कट हो गया, ऑप्शन डी कट हो गया। इसमें लिखा ए करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों के दोनों क्या है? गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है करंट रेशो ऑफ आधार लिमिटेड इज 2.5:1, अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट 2:1, फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब हमने जब करंट रेशो के बारे में बात की थी, हमने किसके बारे में बात की थी? करंट रेशो के बारे में। तो ये बात पढ़ी थी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बढ़ेंगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी तो करंट रेशो घटता है। और अगर करंट एसेट घटती हैं, करंट लायबिलिटी घटती हैं तो रेशो बढ़ता है। या फिर करंट एसेट्स बढ़ जाए और करंट लायबिलिटीज़ घट जाए तो भी रेशो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हमें तो 2.51 से क्या करना है? 2:1 घटाना है। तो घटाने की तो एक तो ये कंडीशन है कि दोनों बढ़ जाएं तो घटेगा। और क्या कंडीशन है? और कंडीशन ये है कि करंट लायबिलिटीज़ बढ़ जाएं और इन पर कोई चेंज ना आए तो भी रेशो घटेगा। ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है? और कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के दोनों, यानी ये भी घट जाएं और ये बढ़ जाएं, ये घट जाएं ये बढ़ जाएं तो भी रेशो घटेगा। चलिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ही कैन रीपे बिल, अगर बिल पेड करेगा तो बीपी घटेंगे और कैश भी घटेगा। बीपी घट गया, कैश भी घट गया तो रेशो तो बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया हमारा, इसे रेशो घटने वाला नहीं है। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीद ले, उधार में सामान खरीदेगा तो एसेट्स बढ़ जाएगी और साथ ही साथ क्या हो रहा है? एसेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन काम करेगा, जिससे रेशो घटेगा। तो ये ऑप्शन हमारा शामिल किया जा सकता है। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, अगेन लायबिलिटी ले रहा है, कैश बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये ऑप्शन भी लिया जा सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है देख लीजिए? डी ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर का। इसके बाद हमारा सैम्पल पेपर हो जाएगा कंप्लीट और होप सो कि आप बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे सैम्पल पेपर को करने में और समझने में भी। और इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, ध्यान रखिएगा। वो इस सैम्पल पेपर के एनालिसिस और सॉल्यूशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है और जो बिलो एवरेज बच्चा है वो भी बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पर पास आउट हो सकता है। सीबीएसई ने जैसा सैम्पल पेपर दिया है उस तरह से मैंने आपको डिस्कस करके बताया कैसे इसको सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंपनी हैज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 months
इट हैज़ अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? आपके करंट एसेट्स होते हैं। अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 11 मंथ। हाउ वुड दिस इन्फॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट? कैसे ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाएगी? तो बैलेंस शीट में तो भाई मैंने आपको बता दिया 1 लाख रुपए आपके क्या है? अकाउंट रिसीवेबल है, करंट एसेट होती है। तो 40,000 एज करंट एसेट, 7,000 नॉन करंट, ये तो हो ही नहीं सकता। नॉन करंट तो इसमें कोई पोर्शन ही नहीं बचा, ये भी नहीं हो सकता, नॉन करंट पोर्शन है ही नहीं, नॉन करंट पोर्शन है ही नहीं, तो बचा क्या? 1 लाख एज ए करंट एसेट्स। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और जो पार्ट थर्ड है इसका, दैट इज फॉर द कंप्यूटराइज स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए नहीं है। तो आज के सैम्पल पेपर को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड अंडरस्टैंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट जो है सेशन में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वही डिग्री गोल से नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।